थैंक यू। जैसे इस संडे को आपका अकाउंट्स का पेपर है तो अगले संडे को लॉ का होगा, उसके अगले संडे मैथ्स का होगा, उसके अगले संडे इको का होगा। ये फर्स्ट टाइम में मिलेगा। सेकंड टाइम में क्या बचेगा? 4 दिन 4 दिन 4 दिन 4 दिन। फिर क्या बचेगा? 2 दिन 2 दिन 2 दिन 2 दिन, फिर 1 दिन। सिलेबस की। और आपने जल्दी ज्वाइन किया, उसका कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना आपको। तो बेटा वो अभी आपको ये लग रहा है कि बर्डन है, लेकिन वो आपके लिए कितना बड़ा फायदा होगा ना, ये आप तभी समझ पाओगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे। आप हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं और हम जानते हैं स्टूडेंट के लिए क्या सही है और क्या गलत। एक संडे 2 संडे भाई ज़्यादा क्या होगा, ये संडे। इससे पहले आज तक कितने संडे क्लास लगाई आपकी? एक भी नहीं। एक संडे अगर आपको बुला लिया गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और ज़्यादा एक संडे और बुला लिया जाएगा। तो भैया अगर 2 संडे आपने यहां पे आके पढ़ाई कर ली तो बेटा कोई बुरी बात तो नहीं है ना। और उससे अगर आपका सिलेबस जैसे कि लॉ 3 दिन चलेगी 1-1 घंटा, और एक दिन में 3 घंटे क्लास हो गई, तो 3 दिन का कोर्स कवर हो गया। उसको समझो बेटा। तो वो आपके बेनिफिट के लिए, आपके फायदे के लिए। अगर क्लास लगती है तो आपके फायदे के लिए होगी, उसका फायदा उठाए बेटा पे। हाँ सोनिया बेटा, 7 दिन उसी के लिए बोल रहा हूँ बेटा मैं, मॉक टेस्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे कि अब हमारा सेटअप चालू हो चुका है, और ऑनलाइन स्टूडेंट देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं क्या? टेक्निकल इशू था पहले, अब हो गया क्या सॉल्व? अरे देख पा रहे हो क्या, सुन पा रहे हो क्या? चलिए बहुत बढ़िया। तो चलते हैं बेटा हम। नाइनटीन 51 से 1991 तक हम ऐसे थे, और 1991 से आज तक हम ऐसे हैं। तो ये जो एक लाइन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। 1991 तक और 1991 के बाद हमारी इकोनॉमी बिल्कुल बदली है, बहुत सारे चेंजेस आए। और चेंजेस क्या थे, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या है भाई? तो सबसे पहले 1991 तक हमारी इकोनॉमी, ये सोशलिस्ट लिखा हुआ है यहां पे, इसको कर लो मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन डोमिनेट करता था पब्लिक सेक्टर। ये सही है। इकोनॉमी तो मिक्स थी, लेकिन डोमिनेट कौन करता था? किसके पास थी? गवर्नमेंट के पास। और भैया प्राइवेट सेक्टर के पास कोई पावर थी ही नहीं। अब भी इकोनॉमी मिक्स्ड है। इस पर आगे लिखिए विद डोमिनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, विद डोमिनेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। इस पर आगे लिखो बेटा। अब डोमिनेट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर भाई साहब। अब पावर किसके पास आ गई? प्राइवेट सेक्टर के पास। बेटा देखो बहुत फर्क आ चुका है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आपने फ्री छोड़ दिया बेटा। और इसको अभी आगे कुछ पॉइंट्स आएंगे जहां पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बेटा, कि कैसे हमने फ्री छोड़ा है हमारी प्राइवेट इकोनॉमी को। इसके बाद पहले सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग चलती थी बेटा। क्या चलती थी बेटा पहले? इकोनॉमिक। हमारे पास प्लानिंग कमीशन था। कौन था हमारे पास? जिसका काम था हमारे लिए 5 ईयर प्लान्स बनाना। 5 ईयर। उसकी जगह अब आ चुका है बेटा नीति। नीति आ गया ना अब, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दिया बेटा हमने। डिमांड सप्लाई डिसाइड करती है मार्केट में क्या प्रोडक्शन होगा और क्या प्रोडक्शन नहीं होगा, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन डिसाइड करेगा? मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई। पहले हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, मैंने कल आपको बताया था। एमएनसीज इंडिया में आ नहीं सकती थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो नहीं सकता था, फेरा लगा रखा था, 1.5% टैरिफ लगा रखा था। अब हमारी इकोनॉमी है ओपन, क्योंकि हम ग्लोबलाइजेशन कर चुके हैं बेटा।
ग्लोबलाइजेशन का एक ही एम है, और एम है कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बनाना है। क्या बनाना है? विलेज बनाने का मतलब ये नहीं कि पक्के मकान तोड़ के झोपड़ी बना देंगे, घर के बाहर तो भैंस बांध देंगे। गांव में क्या होता है बेटा कि गांव में रामलाल ने श्यामलाल को भैंस बेची, तो उसके लिए क्या किसी की परमिशन लेनी पड़ी क्या? कोई टैरिफ लगा क्या? कोई ड्यूटी लगी क्या? कोई गवर्नमेंट की परमिशन लगी क्या? नहीं लगी ना, फ्री हुआ ना। तो हम चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में हो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्री ऑफ, यानी जैसे गांव में एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि एक आदमी खरीद रहा बेच रहा है, वैसे पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए। तो यही एम है किसका? ग्लोबलाइजेशन का। और हम ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट कर चुके हैं बेटा, क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। यहां पर कमांडिंग हाइट थी पब्लिक सेक्टर के पास, सारा कंट्रोल किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में। अब क्या आ चुका है बेटा? स्टेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस एज एक्सेप्शन, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है बेटा। और अब हम सारी पावर किसको दे चुका है बेटा? प्राइवेट सेक्टर को। हमने प्राइवेट सेक्टर का तो मर्जी से काम कर, जैसे काम करना चाहते हो वैसे काम कर। बेटा क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें हमारी इकोनॉमी को कोई रिस्क नहीं है, तो वो तो ओपन है। जहां हमें लगता है कि रिस्क है वहां पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन मैंने अभी कहा कि वो पॉइंट अभी आगे आने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा कि रिस्ट्रिक्शंस कहां कहां पे है। बाकी को फ्री छोड़ दिया है, लेकिन कहां कहां पे रिस्ट्रिक्शन है वो पॉइंट अभी आने वाला है। हाँ बेटा, एक्सेप्शन ही तो है बेटा। ये एक्सेप्शनल केस में, अपवाद वाली स्थिति में, कुछ कंडीशंस में ही ये अब चलती है स्टेट की ओनरशिप। बाकी अभी स्टेट ओनरशिप नहीं है बेटा, खत्म हो गई स्टेट ओनरशिप। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, डिस्कस करते हैं बेटा। रेगुलेशन और कंट्रोल ही चलता था बेटा उस टाइम तक, हर जगह कंट्रोल ही कंट्रोल। और अब क्या हो चुका है? लिबरलाइजेशन, सारे कंट्रोल खत्म। आज अगर आपको टाइम मिले, वैसे मिलता नहीं आप लोगों को, तो अगर पेरेंट्स के साथ बैठने का टाइम मिले, और अगर ग्रैंड पेरेंट्स हो तो और भी अच्छा, उनके साथ बैठिएगा आज और इन मुद्दों पे डिस्कस कीजिएगा कि 70s में वो इसके बारे में क्या सोचते थे, फिर पेरेंट्स से पूछना कि 90s में वो इनके बारे में क्या सोचते थे, और फिर आपके व्यूज क्या है। सीमेंट एंड स्टील फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, घर बनाने बहुत आसान या सिंपल वे बनाए जाते थे। 70s में जो घर बनाए जाते थे उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। 90s में घर बनाए जाते थे और बेटर हो गए। जैसे पहले हम घर पे ये आरसीसी की छत नहीं डलवाते थे बेटा, पट्टियाँ होती थी बेटा हमारे घर। आप 70 से पूछेंगे ना, घर भी छत पहले पट्टियाँ, बच्चे छत पे भागते हैं, भाग रहेगा, भाग रहा है, पट्टियाँ गिर जाएगी नीचे। आज आरसीसी छत है, कूदो नाचो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात हो रही है स्कूटर और कार की। 70s में दूल्हे की शादी मिलती थी साइकिल, नहीं घोड़ा गाड़ी तो नहीं, लेकिन साइकिल। शादी में दूल्हे को साइकिल मिल गई, दूल्हा ऐसा खुश हो रहा है जैसे मर्सिडीज मिल गई। और वही 90s के टाइम में अगर आपको शादी में स्कूटर मिल गया या बाइक मिल गई तो बहुत बड़ी बात थी। लोग कहते शादी में स्कूटर मिल, अमीर आदमी है भाई साहब, लड़की वाले अमीर हैं तभी स्कूटर दिया है, या फिर क्या दिए? बाइक। आज के टाइम में कार। किसी भी शादी में क्या दिया? कार दिया। कार ऐसी होगी, कार ही तो दिया यार क्या। अब कार में भी कोई ऑडी मर्सिडीज तो बात है, कौन सी कार दिया? होंडा सिटी। अरे होंडा सिटी में कोई कार है क्या? अरे बेटा टाइम चेंज हो गया ना आजकल, तो लोग समझो। 1995 या 96 की बात है, दिल्ली में एक शादी थी और बहुत अमीर आदमी थे वहां के, दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी एक ही बेटी थी और उन्होंने उस एक बेटी की शादी में जी खोल के खर्च, जो खर्चा हो रहा है होने दो। बाराती आए, जितने भी बाराती थे सबको दी थी उसने सोने की चैन, जितने बाराती थे। और बारात में जितनी फैमिलीज थी, जैसे मान लो कि एक फैमिली में 4 लोग आ रहे हैं, हाँ आ जाओ आ जाओ,
एक फैमिली में क्या आ रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं, तो चैन किसको मिली, चारों को। ऐसे नहीं कि एक फैमिली को एक चैन देंगे, पहले तो दी उन सबको एक एक चैन, सारे लोग बाराती खुश। अब जो नहीं गए वो तो बाद में पछताए होंगे। फिर उसने सारे जो फैमिली थी उन सब इसको, बारातियों की जो फैमिली थी, सब फैमिली को एक एक मारुति 800 कार, सबको, लड़की को लड़के को नहीं, जितने बाराती आए थे सबको। भाई साहब बाराती पागल हो गए, बोले ये ऐसी होती कि शादी, बोले ये है शादी तो बाहर में गई आज तक, शायद दुनिया के अमीर से अमीर आदमी की शादी हो जाए भाई साहब, लेकिन हर बाराती को कार देने वाला आदमी ये तो पहली बार देखा है। और उस टाइम पे 95 में 96 में मारुति 800 जो थी वो आज की आप थार मान लो, जो आज थार का क्रेज है ना, वो क्रेज उस टाइम पर मारुति 800 का था। अब फैमिली वाले साहब आए साहब, और पता लगे साहब जा रहे साहब मारुति 800 नई गाड़ी है। अगले ने पूरा स्टेडियम बुक करवाया था, कारें खड़ी थी लाइन से, ले जाओ साहब ये आपकी गाड़ी, ये आपकी गाड़ी, ये आपकी चाबी पकड़ा दी। कोई दिल्ली में बिजनेसमैन थे बेटा, पता नहीं कौन थे, पता नहीं, भगवान जाने। तो उस टाइम पर और आज के टाइम पर भी वो शादी से बड़ी शादी मैंने नहीं देखी बेटा आज तक। नहीं मैं इन द सेंस, न्यूज, अरे अगले दिन तो ये पूरे ब्रेकिंग न्यूज थी भाई। उस टाइम पर थे न्यूज चैनल तो होते नहीं थे, लेकिन उस टाइम होता था न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर में ब्रेकिंग न्यूज, और वो न्यूज पढ़ने के बाद वो लोग जिनके पास शादी का कार्ड आया था और नहीं गए, खून के आंसू रोए, वो खून के आंसू कि काश मैं भी उस शादी में गया था। तो ये स्कूटर कार उस टाइम पर। उसके बाद फोन कनेक्शन 70s में तो होते ही नहीं थे, और होते भी थे तो पूरी गली मोहल्ले में कोई एक जिसकी ड्यूटी थी पूरे पूरे गली वालों के फोन अटेंड करना और उनको मैसेज देना। हाँ जा बेटा, जा उसको बुला के ला, जा उसको बुला के ला बेटा। 90s में लगभग लैंडलाइन तो काफी घरों तक पहुंच गए थे, लेकिन मोबाइल नहीं थे। और 90s में जब लास्ट में जाके 97-98 तक मोबाइल आने लगे हमारे पास, तो भी मोबाइल बहुत बड़ी चीज हुआ करती है, लेकिन आज मोबाइल कोई बड़ी चीज नहीं है। आज के टाइम में बच्चा मोबाइल यूज करता है, छोटा बच्चा, पेरेंट्स का बच्चा रो रहा है, ले राइम चला दी चंदा मामा दूर के, तो छोटा छोटा बच्चा सारे फंक्शन जानते हैं, वो तो राइम चला के देते हैं, बाद में वो अपने मतलब की चीज चला लेता है उसके अंदर, कि फालतू में राइम चला रहे, मैं तो गाना सुनूंगा, जियो रे बाहुबली। हाँ बेटा वो आप पे डिपेंड करता है बेटा। गुड। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग आउट, तो ईटिंग आउट की अगर बात करें तो 70s में ईटिंग आउट 0, और ऑर्डरिंग इनकी बात की जाए तो बेटा उस टाइम में स्विगी जोमेटो नहीं होते थे बेटा, तो बाहर जाके खाना होता था शादियों में 70s में। पंगत वाली नीचे बैठ जाओ आराम से, जमा रहे आराम से। तो उस टाइम पे बाहर जाके खाना खाना तो बड़ा इम्पॉसिबल था, और जोमेटो और ये सब थे नहीं। 90s की अगर बात करें तो बाहर जाके खाने का मतलब होता था बाहर जाके डोसा खा के आ जाओ। क्या आज हम बाहर खाएंगे, क्या खाओगे, डोसा खाएंगे साहब, इडली खाएंगे, या किसी ढाबे में जाके खाना खा के आ जाएंगे। ऑर्डरिंग इन उस टाइम पर भी नहीं था। उस टाइम पे अगर आपको जाना है तो बाहर जाके आप किसी होटल में किसी ढाबे पे खाना खा के आ जाओ। उसके बाद आज का जो टाइम है बेटा वो है ऑर्डरिंग इन का। अब बेसिकली ईटिंग आउट भी कम हो गया, लेकिन ऑर्डरिंग इन क्या हो गया ज्यादा। खाना बाहर का ही खाते हैं, हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन। सुबह उठे साहब नाश्ता करने की इच्छा हुई तो बोला स्विगी, हाँ भाई मंगाओ साहब, ये मंगाओ, समोसे मंगाओ और जलेबी मंगाओ, नाश्ता मंगाओ। हाँ साहब पास्ता शाम को बेटा। चलो तो कुछ मंगा लो, पकौड़े मंगा लो, है ना, बर्गर मंगा लो बेटा। तो आज का टाइम चेंज है बेटा। रही बात मोड ऑफ रिक्रिएशन,
तो बेटा पहले चीजों को लोग रिक्रिएट कम किया करते थे बेटा। आजकल तो गाड़ी के टायर भी खराब हो जाए ना तो उसको डेकोरेशन करके घर में कुर्सियां बना देते हैं लोग। तो रिक्रिएशन अब क्या होता है बेटा ज़्यादा। उस टाइम पे टायर खराब हो गया ना तो टायर चेंज करवाते थे ना, तो पुराने टायर साथ लेके नहीं आते थे, तू ही रख ले इसको, मैं क्या करूँगा, इसका कचरा घर पे इकट्ठा होगा। लेकिन आज के टाइम में रिक्रिएशन क्या होता है बेटा ज़्यादा, कुछ भी बना देते हैं बेटा। वी आर इंडियंस। जीन्स में पौधे उगा दिए लोगों ने, पौधे पेड़, जीन्स को नीचे सिल दिया, जो पैर होते हैं उसको सिल दिया, ऊपर से मिट्टी भर दी, उसमें मिट्टी भर के पौधे लगा के टांग दिया उसको, ये सब डेकोरेशन। हाँ बस। अब जीन्स खराब हो गई, कोई पहनता तो नहीं, तो क्या करना है, या तो नीचे से सिल दो उसको, सिल के उसमें मिट्टी बढ़िया है, शानदार तरीका बेटा। बल्कि उसमें ऑक्सीजन भी आराम से जा सकती है और पानी भी अगर एक्स्ट्रा हो तो बाहर निकल सकता है, फायदा ही फायदा। तो लोग है बेटा, रिक्रिएशन में कुछ भी कर सकते हैं बेटा। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात आएगी बेटा, तो मुद्दे पे चलते हैं बेटा, आइए। हमारी इकोनॉमी के 5 इंडिकेटर्स पे आ जाइए बेटा, और इस पे मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। नहीं बेटा, जो काम का है सारा क्लियर कर रहे हैं बेटा, और याद से ये 5 जो इंडिकेटर्स हैं इनको टेक कर लो बेटा। आइए आइए, चले बेटा, 5 अंडरलाइन कर लिए बेटा। अब 5 का इफेक्ट क्या है, 5 काम कैसे करेंगे, आइए समझते हैं बेटा। इस टेबल पे आ जाइए, टेबल के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए बेटा। तो भैया सबसे पहले है जीडीपी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। तो सबसे पहले क्या है बेटा, जीडीपी। और जीडीपी हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, देश का भला कब होगा, तो जीडीपी हमारा पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बेटा, जो बताता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जीडीपी बढ़ रही है तो डेवलपमेंट है, नहीं बढ़ रही तो डेवलपमेंट नहीं है। तो जीडीपी हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, इन्फ्लेशन होना चाहिए मॉडरेट, यानी ना तो बहुत कम ज्यादा, मॉडरेट। इन्फ्लेशन इकोनॉमी में हमेशा होना चाहिए, होना चाहिए इन्फ्लेशन। बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। ये पेन 10 रुपए का आता है और पेन 11 रुपए का हो जाए, 1 रुपया प्राइस बढ़ने से डिमांड पे कोई नहीं पड़ता। लेकिन कंपनी 1 करोड़ यूनिट बेचती है, कंपनी को 1 करोड़ का फायदा होगा, कंपनी को फायदा होगा, कंपनी प्रोडक्शन घटाएगी कि बढ़ाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, फायदा कि नुकसान, फायदा ही। तीसरा, टैक्स हमेशा होना चाहिए कम, क्योंकि टैक्स कम होगा तो, अरे टैक्स कम लगेगा तो प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोडक्शन आता है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, फायदा ही। जो पैकेट में आ रहा है ना सिर्फ उसके ऊपर, खुले पर कोई टैक्स नहीं है, ना चावल पे, ना दाल पे, ना और किसी चीज पे। जो पैकेट में आता है ना, पैकेट में जो कंपनी ना, ब्रांड है, ब्रांड। बेटा समझो, हमने चावल पे जीएसटी लगाया, दाल पे लगाया, सब पे लगाया, अनाज पे भी लगाया,
लेकिन किस पे लगाया? पैकेट वाले। खुले पे थोड़ा है। आप डी मार्ट जाओ, खुले चावल मिलते हैं वहाँ पे, थैली में भर लो 5 किलो 10 किलो जो भरने हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है भाई साहब। तो टैक्स लगाया जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही हैं। बेटा देखो ऐसा है कि मेरे हिसाब से चावल में पैक और खुले में कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा। हाइजीन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा बेटा। क्या फर्क पड़ रहा है बेटा उसमें, मुझे बताओ। चावल में क्या हाइजीन बेटा? वैसे भी धोखे बनाओगे आप। बिना धोए चावल कौन बनाता है भाई? चावल बनाने से पहले क्या करते हैं? उसको धोते हैं। दालें बनाते पहले धोते हैं। तो चावल दाल खुले लेने में क्या तकलीफ आ रही है भाई? उसमें हाइजीन के अंदर भाई, हाइजीन तो ऐसी जो बनी बनाई चीज़ है उसमें समझ में आता है भाई। पता नहीं कैसे बनाया होगा, कैसे नहीं बनाया होगा, हाइजीन समझ में आती है। लेकिन बेटा जो रॉ है, कच्चा है बेटा, उसमें तो क्या ही हाइजीन है बेटा उसमें। तो गवर्नमेंट ने जो लगाया है बेटा वो खुले पे लगाया, जो खुला मिलता है उसके ऊपर नहीं लगाया। इसके बाद इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होनी चाहिए बेटा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग लोन कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे, और लोन ज्यादा लेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एक्सपेंडिचर, डिमांड, तो प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ेगा ही। क्लियर है बेटा? इसके बाद एक्सचेंज रेट रहनी चाहिए मॉडरेट। बहुत ज्यादा कम भी नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं, मॉडरेट होनी चाहिए बेटा। क्या होता है कि एक्सचेंज रेट का कम होना, जैसे कि जिसे हम कहते हैं डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन, वो इकोनॉमी के लिए कई बार बेटर होता है बेटा, हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर टाइम्स में डीवैल्यूएशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बुरा नहीं होता बेटा। जैसे अभी हमारी करेंसी की वैल्यू $1 बराबर 75 से 80 रुपए हो गई, तो ये डीवैल्यूएशन है। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है, डीवैल्यूएशन हो रहा है बेटा। और डीवैल्यूएशन जो है बेटा वो हमारे लिए फायदेमंद होता है कभी कभी। होगी बेटा, तो इंपोर्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो जाएगी, लेकिन इससे इनडायरेक्ट फायदा यह है कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और इंपोर्ट कम हो जाएंगे। लेकिन जो नेसेसिटी है वो तो मंगानी पड़ेगी ना बेटा। मैंने कहा ना, फायदे और नुकसान दोनों। तो फायदा तो यह है कि आपका एक्सपोर्ट क्या होगा? ज़्यादा, और इंपोर्ट क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इंपोर्ट महंगा पड़ेगा। लेकिन जो नेसेसिटी इंपोर्ट है बेटा वो तो करना ही पड़ेगा ना। पेट्रोल कैसे मंगाना बंद कर देंगे हम? क्या हमने पेट्रोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया, सारे पेट्रोल सूखे पड़े? पॉसिबल है क्या? पेट्रोल चाहिए ना, गाड़ी चलाएंगे तो, और गाड़ी तो चलानी ही, वरना आएंगे जाएंगे कैसे? कि 8 बजे की क्लास है, टीचर सुबह 3 बजे घर से निकला हुआ बेचारा, पैदल पैदल चलता हुआ आ रहा है आराम से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में जो पावर जनरेशन होता है उसमें 60% कंट्रीब्यूशन है, 60% वो कोल, पेट्रोल और गैस का ही है। बिना पेट्रोल के तो बिजली भी कैसे बनाओगे भाई? बिजली बनाने के लिए भी क्या चाहिए? पेट्रोल, और पेट्रोल तो अपने पास फिर यहां पर भी है ना। 1 रुपए का नोट देखा है आप लोगों ने? 1 रुपए के नोट के पीछे जहाज की फोटो होती है, एक पानी का जहाज। लेकिन ध्यान से देखना, उस नोट में जो जहाज है उसमें आपको उसके पिलर दिखाई देंगे आपको, और वो मिड सी में है, यानी समुद्र के बीचों बीच। ये मुंबई हाई है। मुंबई हाई वो जगह है जहां से पेट्रोल निकाला जाता है, और ऊपर जो जहाज है वो उसकी रिफाइनरी है। तो होगा ना 1 रुपए का नोट आपके पास, देख लो। नहीं है? हाँ जी, ये पाइप जो नीचे आ रहे हैं ना, ये तो ये समुद्र में चलता हुआ जहाज नहीं है। नीचे रिफाइन, मतलब नीचे से पेट्रोल निकालते हैं, ऊपर रिफाइन करते हैं उसको, रिफाइनरी। किसने कहा कि इंडिया में पेट्रोल नहीं निकलता? बाड़मेर में और जैसलमेर में इतना पेट्रोल निकल सकता है कि शायद
हमें किसी और से मंगाने की जरूरत ही नहीं पड़े, टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। बाहर की कंट्रीज के साथ अगर सौदा करते हैं तो कहते हैं कि 50% हमारा होगा, तो 50 उनको क्यों दे दे भाई, है ना, टाइम लग रहा है बेटा। गैस निकालना शुरू कर दिया अपन ने बाड़मेर में, 200 साल तक ख़त्म नहीं होगी, 200 ईयर्स, इतना बड़ा सोर्स है वो, 200 साल तक। हाँ, और जैसलमेर में तो पेट्रोल मिल सकता है बहुत सारा, कहाँ नहीं जा सकता बेटा, क्योंकि पहले बेटा हर जगह ऐसा नहीं कि पूरा रेगिस्तान तो खोद नहीं देंगे बेटा। जहाँ पर थोड़ा बहुत इनको कहीं से कुछ आइडिया होगा या कुछ टेक्निक से पता चलेगा कि यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी है। राजस्थान का 61% डेजर्ट है, खाली 40% 39% लैंड है, तो जो 61% डेजर्ट है ना, उसमें कहीं पर भी पेट्रोल मिल सकता है और कितना भी मिल सकता है। पेट्रोल मिलता है डेजर्ट में ही है, और सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत इसका एग्जाम्पल है। वहाँ पे ज़्यादातर यही रेगिस्तान है, और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेट्रोल ही पेट्रोल है। और गैस के जो भंडार मिले हैं उसके बाद ये तो कंफर्म हो ही गया कि 200 साल तक गैस ख़त्म नहीं होगी, तो पेट्रोल भी ऐसे ही होगा जो ख़त्म नहीं होगा काफ़ी लंबे टाइम तक। अरे सऊदी अरब में कब पेट्रोल निकला था, तब से आज तक निकल ही रहा है ना। तो सोचो कि उनका तो अब ख़त्म होने वाला होगा और अपना शुरू होने वाला होगा, तो नेक्स्ट सऊदी अरब कौन होगा बेटा? इंडिया। यहाँ बुर्ज खलीफा क्यों? बुर्ज राजपूताना बनाए, खलीफा तो बना दिया बेटा उन्होंने। यही काम बचा है बस। यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे बेटा अपन, आएगा तो बेटा ये भी मॉडरेट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़नी भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बढ़ना भी रिस्क है और घटना भी रिस्क। क्लियर है बेटा? एक्सचेंज रेट मॉडरेट का मतलब उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू बढ़नी भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन बेस पे आपको रखना है कि एक्सचेंज रेट कैसे मूव करना चाहिए बेटा, मॉडरेट होना चाहिए बेटा। ये जो मूवमेंट है वो सीधा सीधा बता रखे हैं यहाँ पे कि जीडीपी हमेशा राइजिंग होनी चाहिए, इन्फ्लेशन मॉडरेट होना चाहिए, टैक्स इंटरेस्ट रेट कम और एक्सचेंज मॉडरेट होनी चाहिए बेटा। यही याद रखना है कि इनका डायरेक्शन क्या होगा, किस डायरेक्शन पे इनको जाना चाहिए। आइए पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे चलते हैं बेटा, मुद्दे पे आ जाओ बेटा। इसके ऊपर मार्क कर दो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बनेगा आपके लिए क्वेश्चन 100%। 4 पॉलिसीज है गवर्नमेंट की। कितनी पॉलिसी है बेटा? पहली पॉलिसी कौन सी है बेटा? दूसरे, तीसरे और चौथे। समझो बेटा, ये जो पहली पॉलिसी है ये थी हमारी वो पॉलिसी जिसमें हमने 1991 तक इंडिया में एमएनसीज को नहीं आने दिया, ट्रेड को कम से कम रखा। इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव था अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हम जानते थे कि एमएनसीज से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिसी कौन सी होगी बेटा यहां पर? प्रोटेक्टिव। दूसरी है रिस्ट्रिक्टिव, जो क्रिएट करती है रिस्ट्रिक्शंस। क्या क्रिएट करती है? जैसे कि एमआरटीपी एक्ट। तो एक एक को अंडरलाइन करते जाते हैं बेटा। सो प्रोटेक्टिव पॉलिसी का एग्जांपल, इकोनॉमिक पॉलिसीज ड्यूरिंग मिड 50s to 80s रिस्ट्रिक्टेड द एंट्री ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इंडिया, ताकि आप प्रोटेक्ट कर सके किसको? इंडियन फर्म्स को। अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बेटा अंडरलाइन? सेकेंड आपके रिस्ट्रिक्टिव, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट। बड़े कमाल की पॉलिसी थी भाई साहब एमआरटीपी।
अगर एक बड़ी फर्म किसी छोटी फर्म को टेक ओवर करती है, या दो बड़ी फर्म आपस में मिलना चाहती है, या छोटी फर्म बड़ी में मर्ज होना चाहती है, या फिर बड़ी कंपनीज को अपने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, इन सब कामों के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब भाई साहब, दो फर्म मर्ज हो रही है, पहले पूछो। बड़ी फर्म छोटी को टेक ओवर कर रही है, पूछो। छोटी फर्म बड़ी में मर्ज होना चाहती है, पूछो, परमिशन लो। और यहां तक कि डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी कि हमें डायरेक्टर चेंज करना है, करें कि ना करें। और गवर्नमेंट से परमिशन लेना दुनिया का सबसे आसान काम है बेटा, है ना। जाओ फाइल लगाओ, हाथों हाथ क्या मिल जाती है बेटा परमिशन। हाँ बिल्कुल बेटा, वही तो मैं कह रहा हूं बेटा। अरे काहे की घूस, घूस दे के भी काम लेता है यहां पे। हमने ऑर्डर रिक्वेस्ट दी, डायरेक्टर चेंज करना है कंपनी का, परमिशन दी जाए, परमिशन आई 4 साल बाद। तो सर बोला साहब थैंक यू, बंद हुए 2 साल हो गए, मेरा डायरेक्टर कंपनी चलती क्या? बेवकूफ लोग। तो MRTP एक्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, जिससे खत्म कर दिया गया, क्योंकि उसकी जगह आ चुका है अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। अब मिलती है परमिशन आराम से। और कौन देता परमिशन? CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ गुड। वैसे CCA का भी इंपॉर्टेंट रोल है इंडियन इकोनॉमी में। कौन है CCA? चोर एसोसिएशन, जानते हो आप, मंदिरों के बाहर पाए जाते हैं। SCA, JCA भी है, जूता चोर, सैंडल चोर SCA, चप्पल चोर CCA। सब ये आपस में गलती है बेटा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बेटा। ये इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाते हैं? भिखारी। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी तो भिखारी था वो। वो का पैशन होता है वो, आप किसी से उसका पैशन छीन नहीं सकते। तो कई लोगों क्या होता है बेटा, वो पैशन। अब पैशन तो पैशन है बेटा, क्या कर सकते हैं बेटा। तो MRTP एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद रेगुलेटरी पॉलिसी थी जो रेगुलेट करती है। तो रेगुलेटरी पॉलिसी में मैं आपको बताता हूं कि जैसे इंडिया में RBI रेगुलेट करता है करेंसी को, सेबी रेगुलेट करता है आपके शेयर मार्केट को, और इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है IRDAI। तो ये रेगुलेटरी है बेटा, जो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं। तो इस पॉलिसी को हम कहते हैं रेगुलेटरी पॉलिसी। और लास्ट डेवलपमेंट पॉलिसी, जैसे कि इंडिया में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया ताकि लोगों की स्किल्स को बढ़ाया जा सके। MSME पॉलिसी लाए, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। तो पॉलिसी कितनी हो गई बेटा, याद रखिएगा बेटा। कई बार क्या करता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि कौन कौन सी पॉलिसीज होती हैं, तो 4 में से 3 तो ये लिख देता है और चौथी को अतरंगी। तो आपको याद रखना है कि ये 4 तो होती ही होती है बेटा। पहली कौन सी है बेटा? दूसरे, तीसरे और चौथे। याद रहेगा बेटा, याद रखना। तो शुरुआत करेंगे लिबरलाइजेशन की, लेकिन ये शुरुआत करेंगे अब अपने नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं बेटा, और आज इस चैप्टर को समाप्त करते हैं बेटा।